हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जो कि बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स का जो मेन पोर्शन है, जो मेन टॉपिक है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम, सिंपल केनीजियन सिस्टम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। वही तीन को समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अदर देन दैट जो रिमेनिंग इंडियन इकोनॉमी है वो तो एकदम ईजी है, जिसमें आपका इवॉल्विंग फीचर्स आ जा रहा है, एग्रीकल्चर आ जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आ जा रहा है। ये सब एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग इजी टॉपिक्स जो बचा है उसको अभी हम लोग उसमें से एक अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 2 क्लास 3 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। पहला क्लास यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, जैसे आता है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा इसका। फ्रॉम सेकेंड क्लास ऑनवर्ड्स वो सिर्फ पेड बैच में आएगा, जैसे आप लोगों को पता ही है। वो जो है वो सिर्फ हम लोगों का पेड बैच में आएगा, जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए। मेरा जो नंबर है 8334835908, जिसमें आपको कॉमर्स का सब सब्जेक्ट्स का फुल वीडियोस, नोट्स एंड टेस्ट हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, बहुत जल्दी लेने नहीं मांग रहे। क्यों? स्टूडेंट लोग बोलेगा हम तो प्रिपेयर नहीं थे सर, 2 चैप्टर मेरा नहीं किया हुआ था, हम तो 1 चैप्टर मेरा नहीं किया हुआ था। एग्जाम से जस्ट 5-6 दिन पहले ही हम टेस्ट लेंगे। जब आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उससे मैक्स टू मैक्स 1 वीक पहले मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग के पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है, और आप लोग मेरा ही टेस्ट को एग्जाम मान के दीजिए कि भाई बस अब एग्जाम में 1 हफ्ता रह गया, ये जो टेस्ट सर ले रहे हैं यही एग्जाम है। क्योंकि अभी हम ले लेंगे आपका 1 महीना 1.5 महीना पहले, आप बोलिएगा उस टाइम तक तो मेरा हुआ नहीं था। कोई बात नहीं, अभी जैसी भी कर रहे हैं ना, मेन तो टेस्ट है, टेस्ट में अच्छा करना है। अभी 1 महीना टाइम है ना, उस वक्त कोई बहाना नहीं रहेगा। अगर मॉक टेस्ट खराब चला गया, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इवॉल्विंग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, इवॉल्विंग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 बुक से है, एक है ओरिएंटल और देख रहे एक और मेरा जो बुक हम फॉलो करते हैं उससे। बहुत कोई बोलने लगा सर हम लोग को ये ओरिएंटल से ही पढ़ाइए ना सर, बट ये वाला बुक ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। खैर ठीक है, आप लोग ओरिएंटल से बोल रहे हैं या इससे बोल रहे हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। द मैटर इज कि भाई आपको मैटर समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, आपका सिलेबस होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझना होगा। पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्री लिबरलाइजेशन, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ध्यान से समझिए। देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ? अभी हम लोग कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस डे है ना हम लोग का, तो मनाए हम लोग। तो इंडिपेंडेंस हुआ है इंडिपेंडेंस डे कब है सर? 1947 को 15 अगस्त हम लोग का आज़ाद हुआ देश। अब इससे पहले वाला जो वक्त है इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? प्री इंडिपेंडेंस, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले। इसके बाद वाला जो टाइम है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि अभी एग्जाम चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले, 1947 15 अगस्त से पहले। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। उसी तरह लिबरलाइजेशन, 3 पॉलिसी आया था एलपीजी, ठीक है ना, 3 पॉलिसी आया था एलपीजी पॉलिसी। कब आया था सर ये? 1991 में। कब आया था? 1991 के दौरान हम लोग का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाए थे, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़े हैं। 1991 मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी से पहले का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं प्री लिबरलाइजेशन। प्री लिबरलाइजेशन। इसके बाद वाला जो वक्त है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट
लिबरलाइजेशन। ये सब टर्म याद रखना है। प्री, अब एग्जाम बार बार आएगा ना चैप्टर में, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको पता रहना चाहिए। प्री लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया था, उससे पहले वाला पीरियड। तो इकोनॉमी को ना मेनली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक होता है प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का 2 पार्ट है। एक है प्री लिबरलाइजेशन, मतलब 1947 से लेकर 1991 तक। फिर होता है पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 के बाद से लेकर टिल डेट आज तक, जो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन। प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब यही वाला 1947 के बाद। ठीक है, तो होपफुली ये वाला पोर्शन आप लोग पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि आधा से ज्यादा बच्चा चैप्टर पढ़ते ना, सॉरी प्री लिबरलाइजेशन क्या मतलब है, पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या मतलब है। बाबू ये मतलब है इसका, ये वाला चैप्टर का सिलेबस में नहीं है। टॉपिक इसको समझने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए 4-5 मिनट इसके ऊपर बहस की है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन किए, तो समझ में आ गया। इन प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन। चलिए अब आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं चैप्टर को। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम चेंजेस ओवर टाइम ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। आया ना ये वर्ड। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? देखो, नेशनल इनकम, पूरा कंट्री का जो इनकम है उसमें अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मेरा जो इनकम है, एक हमको स्कूल से सैलरी मिलता है, कोचिंग से फीस मिलता है, ऑनलाइन से फीस मिलता है, प्लस मेरा जो नोट्स बिकता है उसका पैसा आता है। तो ये अलग अलग जगह से मेरे पास पैसा आ रहा है, ये अलग अलग सेक्टर से मेरे पास पैसा आ रहा है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपये कमा रहे हैं, अब उसमें से 100 रुपये में से स्कूल का सैलरी का कितना शेयर है, कोचिंग का फीस का कितना शेयर है, ऑनलाइन यूट्यूब का कितना शेयर है, और नोट्स का पैसा जो बिक रहा है उसका कितना शेयर है। ये अलग अलग सेक्टर्स से जो इनकम है इसको ही बोलते हैं सेक्टोरल डिवीजन। उसी तरह कंट्री का जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम में अलग अलग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये सब सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन और कंपोजिशन नेशनल इनकम में वक्त के साथ बदल रहा है। प्री लिबरलाइजेशन कुछ और था, पोस्ट लिबरलाइजेशन कुछ और है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत टेक्निकल चैप्टर है, आराम से समझा देंगे पूरा। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग सेक्टर्स होता क्या है सर। देखिए हम दोनों बुक को मिला के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है सर। देखिए 3 सेक्टर में मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, जमीन से जुड़ा हुआ काम। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस, ये सब काम। और टेरिशरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर, आईटी, टूरिज्म, ठीक है, बीपीओ, ये सब आ जाता है। तो 3 सेक्टर में मेनली डिवाइडेड है इंडियन इकोनॉमी। अब ये तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में प्री लिबरलाइजेशन क्या था, पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हुआ, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सेक्टोरल कंपोजिशन ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन पीरियड 1950 से लेके 1990 तक किस तरह का ये तीनों सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडियन इकोनॉमी में। उस वक्त मतलब आज़ादी से कुछ साल बाद, जस्ट कुछ साल बाद, इंडिया जो था वो प्रीडोमिनेटली एग्रीगेरियन इकोनॉमी था। एग्रीगेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के ऊपर मेनली डिपेंडेंट था, ठीक है ना। तो 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट लाता था उसमें मेनली फोकस रहता था इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, इंपोर्ट्स को कम करने का, कंट्री को आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। अब देखो 1950s के दौरान, देखिए ये तो बहुत अच्छे से चार्ट में दिया हुआ है। देखिए प्री लिबरलाइजेशन पीरियड 1950s में एग्रीकल्चर का शेयर नेशनल इनकम में 52% था।
इंडस्ट्री का 15%, सर्विसेज का 33%। मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन, मेजॉरिटी ऑफ इनकम कंट्री जो कमा रहा था, कंट्री का प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, नेशनल इनकम में अगर 100 रुपया कंट्री कमा रहा है, 52 रुपया खेती बाड़ी से आ रहा था। इंडस्ट्रीज में उतना कुछ खास तेजी था नहीं। बट धीरे धीरे देखो 1960s में ये 52% हो गया, 48%, 43%, 38%, 32%। मतलब प्री लिबरलाइजेशन पीरियड में ही एग्रीकल्चर का जो शेयर है नेशनल इनकम में, वो धीरे धीरे क्या होता है सर, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, घटने लग जाता है। इंडस्ट्रीज का शेयर देखिए 15 से 18, 22, 24, 26 बढ़ने लग गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। उसी तरह सर्विसेज का भी जो शेयर है नेशनल इनकम में ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन, वो बड़ा है। तो सर इसको हम लोग समराइज कैसे कर सकते हैं? हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन फेज एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो डोमिनेंट था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर जो था वो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता था नेशनल इनकम में, बट धीरे 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 एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो कम हो जाता है, कम होने लगता है, और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर मतलब सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर का शेयर बढ़ने लगता है। और एट द एंड ऑफ मतलब प्री लिबरलाइजेशन फेज के एंडिंग के दौरान एग्रीकल्चर को बीट करके सर्विस सेक्टर जो है ओवरटेक कर जाता है और लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन जाता है नेशनल इनकम में। तो देखो 42% लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया ये नेशनल इनकम में, ठीक है ना, ड्यूरिंग 1990s, प्री लिबरलाइजेशन से जस्ट थोड़ा पहले। समझ में आया? एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दिए। तो देखिए इसी को एक्सप्लेन किया। रैपिड ग्रोथ, सर्विस सेक्टर डोमिनेट होने लगा। तो ये प्री लिबरलाइजेशन का होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन में। पोस्ट लिबरलाइजेशन का मतलब सर 1991 से लेके टिल डेट क्या हाल था। पोस्ट लिबरलाइजेशन में एग्रीकल्चर का शेयर तो कंटिन्यूसली गिरते रह रहा है, इंडस्ट्री उतना कोई खास बढ़ या घट नहीं रहा है, बहुत ही स्टैग्नेंट रहा है। सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा है, सर्विस सेक्टर 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दोनों सेक्टर को मिला के भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन को मैच किया नहीं जा रहा है। अब सर्विस सेक्टर देखो ये 2020-21 तेजी से बढ़ा, देखते हो ना, इंडियन इंजीनियर्स का डिमांड है, विप्रो, टीसीएस। क्यों भाई? क्योंकि बहुत चीप पड़ता है ना। आप यूएस के एक इंजीनियर को हायर करने जाओगे, उसको लाखों करोड़ों में सैलरी देना पड़ेगा। अपना इंडियन को बैक ऑफिस बीपीओ बना दो। बीपीओ में क्या काम होता है? यूएस का कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसको बैक ऑफिस चाहिए, कस्टमर एग्जीक्यूटिव चाहिए, वो इंडियंस को हायर कर लेगा। इंडिया में वो क्या करेगा? सबलेट कर देगा कि जाइए भाई आप ये सब काम संभालिए। क्यों? सस्ता पड़ता है। तो सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा है। टीसीएस, विप्रो, देख रहे बड़ा बड़ा बिग जायंट्स खड़ा हुआ है। तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ इतना तेजी से हुआ है कि वो दोनों सेक्टर को मिला के भी उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में ज्यादा है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर तेजी से घटा है ना, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, अर्निंग, वो बहुत तेजी से ड्रॉप हो गया। और इंडस्ट्रीज बहुत स्टैग्नेंट है। देखो इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं है चाइना की तरह, ठीक। तो हर एक चीज चाइना बनाता है, हम लोग को कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है, हम लोग सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया इज नॉट अ वेरी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री लाइक चाइना। हर चीज है भाई, ये टी शर्ट, माइक, लैपटॉप, फोन सब चाइना से आ रहा है, बिकॉज चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। बट इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया इज नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। देखो इंडिया का जो शेयर है आज़ादी में 15% था, आज़ादी के 80 साल बाद 25%। कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं, इंडस्ट्री में काम हुआ ही नहीं है। समझ में आया? तो चलिए, की ड्राइवर्स ऑफ सेक्टोरल शिफ्ट। सर ऐसा क्या हुआ है सर, सेक्टोरल शिफ्ट इतना देखने को क्यों मिला? सर्विस सेक्टर इतना तेजी से कैसे ग्रो कर गया?
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गया, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ईजिली इंडिया में आने लगा। देखो लिबरलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे 11 में भी। ये पॉलिसी के दौरान मतलब क्या होता है ना, इससे पहले इंडिया में फॉरेन ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। कुछ भी करो, लाइसेंस लो, परमिशन लो, बहुत तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज था। इसको कम कर दिया गया, कुछ कुछ सेक्टर से हटा दिया गया, इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, बड़ा बड़ा कंपनी लोग इंडिया में आने लगा, लिबरलाइज कर दिया गया, रूल्स को ढीला कर दिया गया। इससे क्या हुआ, ट्रेड बैरियर्स कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आईटी सेक्टर में बूस्ट देखने को मिला। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, मोबाइल, इंटरनेट सर्विसेज बढ़ने लगा तेजी से। ग्लोबलाइजेशन, पूरा वर्ल्ड इंडिया में आके बिजनेस करने लगा, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ गया, ठीक है। उसी तरह फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने लगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। ये सब के वजह से और ग्रोइंग मिडिल क्लास कंट्री में ये सब की वजह से क्या हुआ, सर्विसेज का डिमांड बढ़ने लगा। पहले आज से 40-50 साल पहले अगर कोई प्लेन में बैठा होता, भाई करोड़पति आदमी है, भाई तो करोड़पति आदमी है तो बहुत पैसा वाला है यार, ये तो प्लेन में बैठ रहा है। अभी कोई बड़ा बात है नहीं भाई, प्लेन में मिडिल क्लास लोग भाई 4000, 5000, 6000 तो टिकट है। आज अगर कोई प्लेन में बैठता है वो कोई बड़ा बात नहीं है। आज से 30 साल पहले किसी के पास मोबाइल फोन तो होता ही नहीं था, ना के बराबर। घर में अगर फोन रहता था, अरे बाप इसका घर में फोन है, बहुत पैसा वाला आदमी है, जमींदार घराना का है। अभी फोन रिक्शा ठेला वाला सबके पास, भिखारी के पास फोन है। तो मिडिल क्लास ग्रो करने की वजह से सर्विसेज का डिमांड बढ़ा, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ, ठीक है ना। अब देखो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। प्री लिबरलाइजेशन एग्रीकल्चर का बोलबाला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को मेनली स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था और लाइसेंस राज की वजह से इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, आईटीज को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना कंट्री में आ नहीं रहा था। पोस्ट लिबरलाइजेशन सर्विसेज सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो किया, बढ़ा है। क्यों सर? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत तेजी से आने लगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अब हम लोग सेक्टोरल कंपोजिशन देख रहे हैं, तो हर स्टेट सेम तरह से ग्रो नहीं किया है। देखिए जैसे कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 10% कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र का इकोनॉमी को, सर्विस सेक्टर बहुत करता है। तमिलनाडु में भी सर्विस सेक्टर बहुत करता है। बिहार, यूपी में अगर आप देखोगे, बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर भी 50% करता है। यूपी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 27% कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन तमिलनाडु, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग हाल है। अब देखो इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्टोरल चेंजेस। अब ये सेक्टोरल चेंजेस से क्या शो हो रहा है, क्या इंप्लाई कर रहा है ये? एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी है। अब देखो डिस्पाइट, देखो एग्रीकल्चर का भले शेयर नेशनल इनकम में कम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व्ड है। आप समझ लो, एग्रीकल्चर से फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपया आ रहा है, तो ये भी 40% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। सर्विस से 60 रुपया आ रहा है ना, लेकिन सर्विस सेक्टर में सिर्फ 30% लोग ही काम कर रहे हैं। तो पैसा के हिसाब से, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सर्विस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार के हिसाब से देखेंगे, तो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। जिससे ये पता चल रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना, लो प्रोडक्टिविटी है। इतना आदमी काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं है। अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। मतलब आज भी देखो जो शहर है, अब जो शहर में रहा है ना, अभी हम गांव गए थे कोई काम से, वहाँ का हमको देख के समझ में आया कि यार आज भी इन लोग बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। बहुत इन लोगों का डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम है। हम लोग शहर में रह रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग लगा रहे क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो स्विगी जोमेटो कर देंगे सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है बाबू, उन लोग का लाइफ में आज भी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों का प्रॉब्लम है। 10 बजे के बाद पूरा गांव, 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दे रहे हैं, 6-7 बजे के बाद पूरा गांव बंद। ट्रांसपोर्ट तो भूल जाओ, हम लोग तो 3 बजे रात में भी उबेर बुक करते हैं, कोलकाता में आ जाता है बिल्डिंग के नीचे। तो प्रॉब्लम तो है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, लोग शहर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है।
ताकि बेटर सर्विसेज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ मिले। इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, कुछ रीजन तो ग्रो कर रहा है लेकिन पूरा कंट्री अच्छे से ग्रो सेम पेस में नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में जाओ, दिल्ली जाओ, कनॉट प्लेस, लगेगा अरे तेरा क्या जगह आगे। वहीं पे कोई जगह महाराष्ट्र का कोई एकदम गांव चले जाओ, लगेगा अरे यार ये सेम ही कंट्री है। ऐसा टू इंडिया हो जाता है अपना, टू इंडिया, एक अमीरों का और एक गरीबों का इंडिया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से डिग्रेड कर रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और ग्लोबल कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया सर्विस सेक्टर में, इंडिया का TCS, विप्रो, ये सब जो है वर्ल्ड लेवल में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कंपीट करता है बड़ा बड़ा जायंट्स के साथ। ठीक है, अच्छा क्या क्या चैलेंजेस हम लोग के पास है और किस चीज़ के ऊपर हम लोगों को अपनी कंट्री को जो है फोकस करना चाहिए, देखते हैं। पहला, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। हम लोग को एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है सर? प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करें, ठीक है ना, सप्लाई चेन को इंप्रूव किया जाए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बुलाओ, बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि भाई अब तो आप लोग भी अपने अपने एरिया में देखते होंगे, कोई भी नया दुकान खुला, चाट तो आ गया झंडा पकड़ के, नेता लीडर लोग बोले इतना पैसा देने होगा, चंदा दो, ईद में दो, बकरीद में दो, पूजा में दो, दिवाली में दो। भाई वो बिजनेस, अब वो आएगा बिजनेस करने के लिए, बोलेगा यार यहाँ तो चंदाखोरी सिर्फ चल रहा है। तो ये सब चीज़ को रिमूव करना चाहिए, ठीक है। सर्विस सेक्टर को डाइवर्सिफाई करो, IT सेक्टर्स के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ाओ। इंडिया का हेल्थ सेक्टर को इतना अच्छा कर दो कि अमेरिका से लोग इलाज करवाने आए यहाँ। एजुकेशन सेक्टर को एजुकेशन हब बनाओ कि बाहर से लोग जो है इंडिया में पढ़ने आए, ठीक है ना। ये सब सेक्टर भी तो ग्रो होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है जो जगह छूट गया है पीछे, उसके ऊपर फोकस करके उसको भी ग्रोथ की तरफ लेकर जाए। और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ऐसा हो कि जो चले लॉन्ग टर्म, ये नहीं कि बस चाइना का माल शाम होते होते तक खराब, ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छा चाइना का हम लोग मजाक उड़ाते हैं, बट चाइना सुपर पावर है ना, बता रहे चाइना का माल है, नहीं टिकेगा। चाइना का माल आज पूरा वर्ल्ड में राज कर रहा है। जो फ़ोन से रिकॉर्ड करे रेडमी, चाइनीज़ कंपनी का है, बोलो क्या बोलेंगे आप लोग भी। जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 90% चाइनीज़ फ़ोन ही है। ओप्पो, वीवो, रेडमी, जियोमी, MI, सब तो चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। अब देखो, अभी जो हम आपको एक्सप्लेन किए ये था इनकम के हिसाब से, नेशनल इनकम का के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन है अलग अलग सेक्टर्स का। अब हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे वो होगा ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्यूपेशनल जॉब के हिसाब से नेशनल इनकम में प्री लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। देखो, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट में प्री लिबरलाइजेशन फेज 1947 से 1991 तक में देखा गया क्या क्या चीज नोटिस किया गया। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर विथ ओवर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े, एग्रीकल्चर को बैकबोन माना गया इंडियन इकोनॉमी का, है ना। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर से आ रहा है। इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर ग्रो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उतना भी तेजी से अभी ग्रो नहीं हो रहा था। सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर जो था वो मेजर कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम का। सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो था थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा था, स्टेडीली, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे, हौले हौले जो है ग्रो कर रहा था। ये ऑलरेडी फिर से बता दिया, देखो सेक्टर वाइज नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये ऑलरेडी तो हम लोग पढ़ ही लिए। अलग अलग डेटा बता रहा है आपको, ये सब गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है ना। आप तो बोलेंगे सर आपको कैसे पता? सर 1950s में एग्रीकल्चर का 52% शेयर था। आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे भाई, मेरा बाप भी नहीं हुआ था उस वक्त पैदा, मेरा तो दूर का बात है। तो भाई ये आया है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इकोनॉमिक सर्वे से आया ये डेटा, ठीक है ना। फिर चेंजेस देखने को मिला, ये सब जो हम एक्सप्लेन किए ना आप लोग को बिना पढ़े, वही सब है। एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन हो रहा है सर, इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, सर्विस भी धीरे धीरे ग्रो किया।
अब इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, अब देखो 5 ईयर प्लान से क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया कि भाई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन। क्या किए थे सर ये? आप लोग को पता ही होगा, एक HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स निकाले थे, जिससे नॉर्मल सीड्स के मुकाबले में बम्पर क्रॉप्स होता था, जिसके वजह से वीट का और भी बहुत सारा क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी कंट्री में बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है ना? अच्छा, पोस्ट लिबरलाइजेशन भी हम लोग आपको एक्सप्लेन कर दिए कैसे 1991 के बाद से टिल प्रेजेंट क्या हुआ है सर। रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है सर्विस सेक्टर में। अच्छा देखो, वहाँ पे 60 था, 55, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, डेटा है, ठीक है ना, सबका अलग अलग कैलकुलेशंस है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वजह से सेक्टर्स ओपन अप हो गया, IT, फाइनेंस, टेलीकॉम, और तेज़ी से ये ग्रो हुआ। इंडस्ट्री उतना कोई, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आया बट उतना कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। वेरेज एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो डिक्लाइन होने लगा नेशनल इनकम में। ठीक है, ये ऑलरेडी देख लिए हैं। तो की डिफरेंस प्री और पोस्ट लिबरलाइजेशन पढ़ के क्या समझ में आया सर? ये समझ में आया कि शिफ्ट हुआ है कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री से, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से सर्विसेज इकोनॉमी की तरफ। दूसरा सर ये समझ में आया है इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेबल है, उतना अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। प्री लिबरलाइजेशन में एग्रीकल्चर का बोलबाला था, डोमिनेंस था, पोस्ट में सर्विसेज का है। ठीक है सर, चलिए आगे। अब सर ये फैक्टर्स ड्राइविंग चेंजेस, ये चेंजेस आया कैसे सर? कैसे आ गया? पॉलिसी रिफॉर्म्स लाया गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से कंट्री में इकोनॉमिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, IT रेवोल्यूशन आया कंट्री में, सर्विस सेक्टर बूम कर गया। इंजीनियर देखिए ना, सबको आज से 10 साल पहले जिससे पूछो सबको इंजीनियर बनना है, पूरा मोहल्ला को इंजीनियर बनना है, क्योंकि IT बूम आ गया। अभी देखो इंजीनियर का वैसा कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अब पहले अगर आज से 20-30 साल पहले इंजीनियर है, बाप इंजीनियर है, इंजीनियर है, अभी बोले इंजीनियर है, चल क्या इंजीनियर है, सारी मोहल्ला में सभी तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमको ये डर है, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग, हमको ऐसा लगता है आने वाला 10-20 साल में जो हाल अभी इंजीनियर लोग के साथ हो रहा है, मतलब उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या उतना आज भी जो टॉप लेवल के इंजीनियर्स है वो लोग तो है, जो मीडियोकर मिडिल लेवल में उन लोगों का कोई उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप या उतना कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है उन लोग। देखो CA एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड माना जाता था, लेकिन जितना धड़ल्ला से तेज़ी से पास परसेंटेज को अप किया गया है ना, पहले 2%, 2.5% पास परसेंटेज होता था, अभी 20% पास परसेंटेज रह रहा है CA का। तो मे बी इन दी कमिंग 5 to नॉट 5 मे बी 10 to 20 ईयर्स में CA का भी वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं रहेगा, एज हमको ऐसा लगता है। मेरे एक फ्रेंड है, उनका अपना टैक्स कंसल्टेंसी है, तो वो लोग बोल रहे थे कि उन लोग का ऑडिटिंग करवाने के लिए जाते थे ना, तो जो फाइल का ऑडिटिंग करने का पहले 15,000-20,000 रुपये लगता था, अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया, नंबर ऑफ CAs भी इतना बढ़ गया है, वही काम जो आज से 5-6 साल पहले 10 साल पहले 15-20 हज़ार में होता था, अभी वो वाला काम 5,000 में 6,000 में कर दे रहा है CA। तो थोड़ा सा रिस्क तो है। देखो ग्लोबलाइजेशन और FDI इन्फ्लोज की वजह से भी क्या हो रहा है, तेजी से सर्विस सेक्टर ग्रो किया है। ठीक है ना सर? चलिए, तो यहां तक होपफुली आप लोग को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा भाई। अब हम आते हैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में लेकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? यहां तक होपफुली आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाला पॉइंट को भी थोड़ा सा ना वो वाला बुक में नहीं, इसमें हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब? देखो इंडिया ग्रो तो किया, क्या इंडिया ने इकोनॉमी ग्रो नहीं किया? हाँ सर ग्रो किया। कोई भी अगर बोलेगा क्या इंडिया ग्रो किया? हाँ सर ग्रो किया। सर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना?
क्या रीज़न है सर इसका अनएम्प्लॉयमेंट का, देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इंडिया ग्रो तो की है लेकिन इंडिया में जॉब नहीं बढ़ा है, जॉब मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है। तो इसीलिए इंडिया का ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है ना। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि देखो अब हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस बना के पैसा कमा रहे हैं, तो जो हम तो पैसा तो कमा रहे हैं ना, लेकिन ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गया। एक फॉर्मल ऑफिस में मेरा सैलरी कट के ये सब ऐसे नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ा है, स्किल मिसमैच देखने को मिल रहा है। हम एमकॉम किए, ठीक है ना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। बीएड किए, बीकॉम किए, मतलब अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, बट स्किल मिसमैच का एग्जाम्पल परफेक्ट हम लोग हैं। कैसे सर? हम लोग को फाइनल अकाउंट सब कुछ बनाने आता है, लेकिन हम लोग को सिखाया गया पेन और पेपर लेके कॉपी में बनाने हैं। अभी हम अगर कोई कंपनी बोलेगा आप तो एमकॉम किए हुए, इतना बड़ा टीचर, इतना कुछ आता है आपको, लीजिए बैलेंस शीट बनाइए, तो हम बोलेंगे ला भाई पेन पेपर दे, बोलेगा पेन पेपर, अरे सॉफ्टवेयर में बनाइए। सॉफ्टवेयर तो यूज़ करने सिखाया ही नहीं कॉलेज वाला, कंप्यूटर में अकाउंटिंग तो सिखवाया ही नहीं, है ना। हम लोग तो पेन और पेपर में किए। तो इसको बोलते हैं स्किल मिसमैच। सेम हो जाता है भाई इंजीनियर लोग के साथ, उसको बुक से पढ़ाया गया है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, प्लेन में ये लगेगा वो लगेगा, ठीक है ना, बुकिश नॉलेज उसको दिया गया, ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, उसको प्रैक्टिकल कोई चीज़ पता नहीं है। अब जब जॉब में जा रहा है वो तो बुक पढ़ के, और रियलिटी में कुछ और है। तो इसीलिए इंडिया को चाहिए, अब चाइना की तरह, चाइना में देखो स्किल के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, और हम लोग डिग्री चीटिंग करके पास हो जा रहा है, सब बस होगी और क्या। अभी तो और एमसीक्यू ला दिया। अभी आप ही लोग का जो एग्जाम होने वाला है, जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है और जो बच्चा मेहनत से नहीं भी पढ़ रहा है, हो सकता है दोनों का मार्क्स सेम रहेगा। क्यों? आगे पीछे से देखिए, वो हॉल कलेक्शन करके उतने ही मार्क्स लेके आएगा, लेकिन आगे चल के जो सही से पढ़ रहा है ना, उसको समझ में आएगा कि वो क्या किया है, और जो चोरी चमारी कर रहा है उसको भी समझ में आएगा फिर वो क्या खोया है। क्यों? क्योंकि भाई सीखना, स्किल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिर्फ मार्क्स लेके आए 40 में 40, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। बड़ा बड़ा इंजीनियर लोग, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा लोग को बस जॉब नहीं है, जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, और इंडियन एजुकेशन स्किल के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, स्किल मिसमैच हो जा रहा है। अभी पूरा वर्ल्ड जो है एआई के पीछे भागा हुआ है। हम लोग का अभी तक स्कूल में एक्सेल और एमएस वर्ड तक ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। बोर्ड के सिलेबस में एक्सेल कुछ नहीं है। अकाउंट्स में तो रहना चाहिए ना भाई, एक्सेल सैप ये सब दो। अब जॉब में जाएगा तो ही ना होगा, सीयू में दो, कॉलेज में लाओ, नहीं लाया। अब तो एआई की तरफ बढ़ गया, और हम लोग आज तक इसी में नहीं आए। खैर छोड़ो, हटाओ, अब क्या बोले। अच्छा, रीसेंट ट्रेंड्स क्या देखा गया इकोनॉमी में सर? रीसेंट ट्रेंड देखा गया है, स्मॉल बिजनेस ग्रो हुआ है, स्मॉल बिजनेस जो है ग्रोथ हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन जॉब ऐड किया है, ठीक है ना, 2024 सितंबर तक। टोटल एम्प्लॉयमेंट 110 मिलियन लोगों को से लेकर 11 मिलियन ऐड करने के बाद 120 मिलियन, मतलब क्लोज टू अराउंड 12.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है स्मॉल बिजनेस। अब इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्मॉल बिजनेस जो है वो लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। समझ में आ रहा है? लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स में ये देखा गया है, ये स्मॉल बिजनेस क्या, छोटा सा किराना का शॉप हो गया, छोटा सा नाश्ता का दुकान हो गया, ये सभी छोटा मोटा शॉप, कितना लाखों लाख किराना का दुकान जो है, ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो रहा है। क्यों? स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो ये सब आ गया। अब वो तुमको 10 रुपये का चिप्स 7 रुपये में घर ला के दे रहा है, और नीचे से तुम सोचोगे यार हम नीचे उतर के दुकान तक जाएंगे 10 रुपये का चिप्स 10 रुपये में खरीदने के लिए। इससे क्या हुआ है ना, स्मॉल बिजनेस का बहुत नुकसान हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, स्मॉल बिजनेस जॉब्स जनरेट करता है। भाई नीचे किराना का दुकान में 2 छोटू को काम मिला हुआ है, 2 आदमी का घर चल रहा है उससे। और स्विगी जोमेटो में क्या हो रहा है, आपको तो बस देगा, दिहाड़ी मजदूर बना दिए, 400-300 रुपये डेली अब कमा रहे हो। पैसा तो सब जा रहा है फाउंडर लोग के पास, और वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो भी वो लोग लॉस में ही चला रहा है। अब देखो जैसे कि फ्लिपकार्ट आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाया, फिर भी चल रहा है, क्योंकि वो लोग के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है।
इन्वेस्टर्स है खर्च करने के लिए, लेकिन नीचे में जो मोदी दुकान है, नीचे में जो किराना का शॉप वाला है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो लॉस में नहीं चला सकता है ज़्यादा दिन, वो मैक्स टू मैक्स 3 महीना 6 महीना लॉस में चलेगा, उसके बाद उसको दुकान बंद कर देना होगा। तो ये सब के वजह से स्मॉल बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और धीरे धीरे करके ये इंडियन इकोनॉमी का जो स्मॉल बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, उसको बहुत तेज़ी से डाउन कर देगा। और ये बहुत ख़राब सिचुएशन है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ देखना चाहिए कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, वुमेन्स वर्क फॉर पार्टिसिपेशन भी देखा गया बहुत कम है, 1/3 ही इंडियन वुमेन एम्प्लॉयड है ना। आज भी जैसे हम लोग के घर में कोई काम नहीं कर रही है, कोई लेडी काम नहीं कर रही है, आप लोग के घर में भी मेजॉरिटी नहीं। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, देखो जो अपर क्लास है, रिच है, उसके घर में तो उसकी मम्मी, भाभी, बहन, दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टॉप प्रोफेशनल्स। जो एकदम गरीब है तो भाई उसके औरत लोग काम कर रही, जाके मेड का काम कर रही है, कोई झाड़ू पोछा का काम कर रही है। जो मिडिल क्लास फैमिली है लाइक अस, अब हम लोग ये इंसल्ट मानते हैं कि यार घर का औरत कैसे जाएगी काम करने, और हम लोग की जो घर की लेडी है वो उतनी ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनी हुई है जो काम करेंगी। और इतना भी हम लोग का अंदर में ज़मीर है ना भाई, हम थोड़ी छोड़ देंगे कि जाओ कहीं पे भी काम करो एज अ हाउस हेल्प, नहीं। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या है, बहुत कम है, किसका, वुमेन का। ठीक है, तो होपफुली आज जो हम आप लोग को एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, आप लोग को समझ में आया होगा। इस टॉपिक को हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ज़रूर हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, जो पूछना है पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल।